मजे में हैं, तो बहुत बढ़िया। माई सेल्फ इज जुल्फिकार नदाफ एंड वेलकम टू माई चैनल साइंस फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास का साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन डिस्कस करेंगे। आज के इस टॉपिक में हम जो है कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हम जो है इस टॉपिक का पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो है व्हाट इज ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज सर्कुलर मोशन एंड व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और हो सके तो केपलर्स लॉ भी जो है हम स्टडी करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ग्रेविटेशन को। ग्रेविटेशन ये जो वर्ड है, इसका अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो ग्रेविटेशन के मीनिंग होते हैं मूव टूवर्ड्स, और इसके मीनिंग होते हैं अट्रैक्शन। अट्रैक्शन तो बहुत सी चीजों का होता है, जैसे हम देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों का अट्रैक्शन नाइस बुक्स रीड करने का होता है, कुछ बच्चों का अट्रैक्शन जो है नेचुरल प्लेसेस को विजिट करने का होता है, कुछ बच्चों को जो है स्वीट्स का अट्रैक्शन होता है, और कुछ बच्चों को कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चों का अट्रैक्शन आजकल मोबाइल का होता है। तो खैर आज हम अपने अट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं, हम अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन, हम जो है न्यूटन के अट्रैक्शन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज ग्रेविटेशन और व्हाट इज अट्रैक्शन। अर्थ पर कोई भी दो अगर बॉडीज हैं तो उनके दरमियान जो है इन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्शन इज देयर, नॉट ओनली ऑन द अर्थ, इन द यूनिवर्स ऑल्सो द अट्रैक्शन इज देयर। तो हम ग्रेविटेशन की डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, चलिए आप बताइए। व्हाट इज ग्रेविटेशन? द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज on the earth as well as on the universe is called as gravitation. So what is gravitation? Gravitation is nothing but the attraction between two objects on the earth's surface as well as in the universe. Not on the universe, it should be in the universe. इसका मतलब क्या होता है? सिर्फ अर्थ सरफेस पर ही जो है अट्रैक्शन नहीं है, आप अर्थ सरफेस से ऊपर स्पेस में जब चले जाएंगे तो स्पेस में भी जो है यू नो वेरी वेल देयर आर सो मेनी प्लैनेट्स, so many big stars are there, and due to attraction our solar system is also working there. तो यहाँ पर जो है attraction between so many space molecule, space जो है वहां पर जो satellites होते हैं, planets होते हैं, उनमें एक attraction होता है। तो अब gravitation तो हो गया, अब हम देखेंगे what is gravitational force। ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ग्रेविटेशनल फोर्स हम पढ़ते हैं तो जब भी ग्रेविटेशन का नाम आता है तो एक नाम जो है हमारे जहनों में आ जाता है। क्या नाम है वो? यस, यू आर करेक्ट, दैट इज सर आइजैक न्यूटन। आपको इनकी स्टोरी पता है, बहुत सारे बच्चे जानते हैं सर आइजैक न्यूटन। अगर वो एक हादसा नहीं हुआ होता तो शायद हमें ये ग्रेविटेशन टॉपिक आज पढ़ने को नहीं मिलता। लेकिन चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हमें हमारे
नेचर के बारे में न्यूटन साहब ने बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दी है। क्या बताया उसके लिए हम जो है थोड़ा सा स्टोरी रिकॉल करेंगे। क्या था उसमें? फर्स्ट करो, यहां पर जो है डायग्राम दिया गया, आई विल ड्रॉ दैट डायग्राम टू एक्सप्लेन ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज आवर अर्थ and on the earth surface there is a tree. This tree is a very special tree. You know what type of tree? It is a apple tree. और एप्पल ट्री के नीचे यहाँ पर एक पर्सन जो है ये बैठे हुए हैं। ये जो है, कैन यू गेस हु इज दिस पर्सन? Yes, it is, suppose it is न्यूटन। न्यूटन महाशय जब जो है एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे, ऑल ऑफ सडन एक एप्पल जो है उनकी तरफ गिर गया। एक एप्पल उनके जो है ऊपर गिर गया। न्यूटन जो है जैसे ही एप्पल उनके सर पर गिरता है, वो सोचने लगे कि ये एप्पल जो है वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों नहीं गिरा? Why this apple fall vertically downward? Why this apple does not go vertically upward? And why this apple does not fly off horizontally? यहाँ ऊपर क्यों नहीं गया, या जो है horizontally वो क्यों नहीं गया, vertically downward ही वो क्यों आता है? After wondering, वो जो है बहुत सोचने के बाद आखिर में एक कंक्लूजन उनको मिला कि यहाँ पर जो है ये एप्पल नीचे गिरने के बाद उन्होंने बहुत सारे एक्टिविटीज किए। पत्थर को ऊपर उछाला, वो भी नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने कंक्लूजन दिया कि कुछ तो भी जो है अर्थ में फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उन्होंने बताया कि अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग विच इज अराउंड द अर्थ टूवर्ड्स इट्स सेंटर। जमीन के, अर्थ के सेंटर से जो जमीन पर या अर्थ पर जो भी सब्सटेंसेस हैं उनको अर्थ जो है अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर जो पॉइंट पर एप्पल गिरता है वहां पर हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। दिस फोर्स of pulling the objects towards the earth center is called as gravitational force. So what is gravitational force? The pull or the force exerted by the earth on different object towards its center is called as gravitational force. अब हम आगे देखेंगे, दिया हुआ है कि ये सिर्फ जो है अर्थ सरफेस एप्पल तक ही होता है क्या? इट इज अप टू एप्पल ओनली? नो, ऑब्वियसली योर आंसर विल बी नॉट। नाउ दिस मून इज आवर नेचुरल प्लैनेट एंड it is at even greater height, much farther away from the earth. But you know, the moon revolves around our earth due to which force? Gravitational force only. So in our solar system also, our planet, our earth revolves around the sun due to gravitational force. Okay, now we will see the next unit, that is force and motion. बच्चों ये आप पढ़ चुके हैं, इसमें मैं थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगा, लेकिन बाकी आप सब जानते हैं। नाउ you know, you studied in 9th standard
when we apply force, it acts on the object very differently. How it is, we can see, if suppose there is an object and it is at the rest, and आप अगर इसको जो है फोर्स अप्लाई करते हैं, इफ यू अप्लाई द फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है, ड्यू टू फोर्स इट स्टार्ट्स मूविंग, ये जो है मोशन में आएगा. अगर दूसरा कंडीशन हम जो है कंसीडर करते हैं, ये ऑब्जेक्ट ये जो है मूव कर रहा है, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, and if suppose you apply force in the opposite direction to the motion of the body, what will happen, tell me, you tell me what will happen. No doubt the motion of the body will decrease, and if force is strong, that will come to rest. A third condition we will see, if suppose the body is moving in this direction and we are now applying the force in the same direction as that of the motion, then what will happen? No doubt the velocity of this object will increase, velocity will increase. So this is the relation of force with motion. You studied in 9th standard. Okay, now there is a circular motion and centripetal motion. We will see what is circular motion. Very simple definition of circular motion. It is in the name itself, circular motion. The motion which is in the circular form is called as circular motion. The motion which is in a circular form is called as circular motion. Now there is one activity in your textbook. Take one stone and thread. One end of the thread you tie that end with the stone, and the other end of that thread you hold in your hand in such a way that you can rotate that stone with the string. Now start rotating. Suppose this is the hand which holds this string, and at this position stone is there, and now by giving the force you start to rotate the stone in such a way that what you will see, the stone, after applying the force, the stone will start to rotate in a circular orbit or along a circle. इस पर जो अब फोर्स एक्ट हो रहा है, the force which is acting on the stone is directed towards the center, towards your hand. Towards your hand means towards the circle of the towards the center of the circle. And if suppose you release this thread during the rotation, you cut off your force, then what will happen? This stone will fly off in all the direction, in a particular direction. Suppose you release the thread on this point, then you know it will fly off tangentially to that point. If suppose you release this thread at this point, it will fly off tangentially in this direction. So this is the circular motion. And what is centripetal force or centripetal force we are going to now learn. If a body is performing a circular motion, then the force act on it is towards its center. I will repeat it. Listen carefully. What is centripetal force? If a body is moving in a circular
if your body is performing circular motion, then the force acts on it is towards its center. This type of force is called सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंटर सिक्वेंट फोर्स। अब हम केपलर्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। आप जानते हैं कि एंशियंट टाइम से ही बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स प्लैनेट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि गैलीलियो से पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स नेकेड आई से ऑब्जर्वेशन किया करते थे, और ऑब्जर्वेशन इन द सेंस द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट वो जो है मेंशन किया करते थे। लेकिन जैसे ही 16th सेंचुरी शुरू हो गई, वहां से टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने इतना सारा डाटा कलेक्ट कर लिया कि प्लैनेट किस वक्त पर, कहां पर, कौन से ऑर्बिट में होते हैं, उनकी पोजीशन क्या होती है, ये तमाम डाटा जो है जोहान केपलर ने इस्तेमाल किया। और जोहान केपलर ये स्टडी करते हुए ये नोटिस किया कि ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द प्लैनेट दे फॉलो सर्टेन लॉज, और इन लॉज को उसने जो है प्लैनेटरी मोशंस के नाम से 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन उसने पेश किया। तो अब हम देखेंगे व्हाट आर दीज 3 लॉज। बिफोर गोइंग टू दैट लॉज, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूं। ये one thing we want to clear first. You know, this is a cone. If suppose we take a curve, horizontal curve which is parallel to earth, अगर ऐसे हम कट लेते हैं तो यहां पर जो है ये we will obtain a circle. If the cut is horizontal and parallel to the surface, then the cut will give us a circle. If suppose यहां पर मैं एक इंक्लाइंड कट लेता हूं, ये इंक्लाइंड कट अगर हम लेते हैं तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग सर्कल, ये जो है एक इस तरह से एलिप्स हमको हासिल होता है। तो मोशन ऑफ द प्लैनेट इज अलोंग द इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये बार बार जो है अपने स्टडी में आएगा। व्हाट इज इलिप्टिकल ऑर्बिट? इट इज नॉट अ सर्कुलर ऑर्बिट, slightly elongated, compressed and bulging out portion is there, that is called as ellipse. Okay, now what is Kepler's first law? स्टूडेंट्स, इस डायग्राम की तरफ आइए। केपलर फर्स्ट लॉ में ये ऑर्बिट का पोजीशन है ए, और ये सन है, ये जो है इलिप्टिकल पाथ है। और आप जानते हैं एलिप्स के अंदर 2 जो है फोकस होते हैं। देयर आर 2 फोकाई, प्लूरल इट इज फोकाई एंड सिंगुलर इट इज फोकस। तो यहां पर जो है प्लैनेट ए है, द ऑर्बिट रिवॉल्व्स around a planet in ellipse. The orbit revolves. The orbit of a planet is an ellipse. The orbit of a planet is an ellipse at the sun, one of the foci. The orbit of the planet revolves in a ellipse with sun at one of the foci. ये इसका मतलब ये होता है कि सन जो है एक इसका फोकस है, और ऑर्बिट जो है यहाँ पर प्लैनेट एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है। अब यहाँ पर जो है सेकेंड हम जो है लॉ देखेंगे, केपलर सेकेंड लॉ। केपलर्स सेकेंड law. With the help of this diagram, we will see that the line joining to the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time. I will repeat once again. The line joining planet and the sun sweeps
इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या होता है, समझिए हम एक यूनिक टाइम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट्स अगर हम टाइम देते हैं, तो अब यहाँ 30 मिनट के बाद ये प्लैनेट विल स्टार्ट, 30 मिनट शुरू होते हैं, प्लैनेट विल स्टार्ट टू रिवॉल्व ऑन दिस इलिप्टिकल ऑर्बिट। 30 मिनट के बाद स्टॉप, ये पोजीशन बी पर आया, फिर अगेन दैट प्लैनेट इज अलाउड टू रिवॉल्व फॉर अनदर 30 मिनट, देन सपोज वी स्टार्ट विद द पॉइंट सी एंड इट विल रीच टू पॉइंट डी इन 30 मिनट्स। अब यहां पर जो एरिया है, what is the area? Area ASB, that is ASB will equal to the area of ASB will equal to the area of CSD। ये जो है दोनों एरिया सेम रहेंगे। इसका मतलब ये होता है कि the line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time। तो उसके हिसाब से द एरिया ऑफ ASB, द एरिया ऑफ CSD एंड द एरिया ऑफ ESF इज इक्वल। नाउ थर्ड लॉ ऑफ केपलर, नाउ वी विल स्टडी अबाउट केपलर्स थर्ड लॉ। According to Kepler's third law, the square of its period of revolution, the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. The Kepler's third law states that the square of the period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun। अब यहां पर आप ये जो है रेशो को देख रहे हैं, टी स्क्वायर, प्रोपोर्शनैलिटी को मैं हटाता हूं, इक्वल टू मैं यहां पर इसको करता हूं, और इक्वल टू जब करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ केपलर, यहां पर जो है कांस्टेंट हम के लगाते हैं और ये आर क्यूब। देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल टू के। दिस आर स्क्वायर विल कम इनटू डिनोमिनेटर, देयरफॉर टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ, इट इज अ कांस्टेंट। केपलर ने तो सब डाटा यूज करके जो ऑब्जर्वेशंस था, ये 3 लॉज उसने बनाया, लेकिन केपलर ये नहीं जानता था, वो ये आंसर नहीं दे सका, वो ये नहीं बता सका कि प्लैनेट ये रूल्स को, ये लॉज को क्यों ओबे करते हैं। ही डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस, ही जस्ट whatever he says, वो जो भी उसने तीनों लॉ में कहा है, वो उसके ऑब्जर्वेशन बेसिस पर उसने कहा कि प्लैनेट जो है सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन वो क्यों फॉलो करते हैं, वो एलिप्स में ही क्यों राउंड करते हैं, उनका एरिया क्यों इक्वल होता है, उनकी पोजीशन वैसी क्यों होती है, ये जो तमाम क्वेश्चंस है उसके बारे में उसके पास कोई जवाब नहीं था। दिस इज ऑल अबाउट द Kepler's law. Kepler's law is very important as per your SSC board examination। अक्सर जो है पेपर में Kepler's law, describe Kepler's law, ये जो है क्वेश्चंस आता है, दैट उसके हिसाब से ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, you go through your textbook and make your notes yourself and study hard। मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू।